नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक खंडेलवाल, ऑर्थोपेडिशियन, कोटा, राजस्थान, अंजने ऑर्थो एंड गायनिकेयर से। आज हम घुटने से जुड़ी हुई कुछ सामान्य समस्याओं के बारे में बात करना चाहेंगे। हमारा घुटना जो है, अगर हम आज देखते हैं तो बोन्स, जिसमें 3 तरह की बोन्स रहती हैं मेनली। पहली फीमर, दूसरी टिबिया, तीसरी बोन जिसे हम घुटने की कटोरी भी कहते हैं, वो होती है पटेला। चौथी एक बोन और रहती है, वो होती है फिबुला। ये 4 बोन्स मिलकर एक कंप्लीट जॉइंट को बनाती हैं। आज हम घुटने की सबसे कॉमन तकलीफ, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, उसके बारे में बात करना चाहेंगे। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन, आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, यानी कि किसी भी जॉइंट में स्वेलिंग का आना, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाता है। ये किसी भी जॉइंट्स में जब स्वेलिंग आ जाती है तो उसमें पेन, दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो मोस्ट कॉमन टाइप है वो है एज रिलेटेड, उम्र बढ़ने के साथ में जो जॉइंट्स में दर्द होता है उसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ये एक तरह का डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, यानी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो घुटने में जो बोन रहती है उसमें एक चिकनी परत रहती है जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं, उसका डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। जब भी हमारा कोई जॉइंट होता है, जैसे कि ये घुटना है, इसको स्मूथली वर्क करने के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी रहती हैं, जैसे कि जो ये स्मूथ लेयर, यानी कि ब्लू कलर का स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, इसे हम कार्टिलेज कहते हैं। ये ऊपर वाली बोन और नीचे वाली बोन दोनों में होता है और इसका स्मूथ रहना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरी चीज़ होती है लिगामेंट्स, जो इसको स्टेबल बनाते हैं। जैसे कि हमारे घुटने में इस समय 4 मेजर लिगामेंट्स के बारे में हम बात कर सकते हैं। एक लेटरल साइड यानी बाहर की तरफ, एक अंदर की तरफ, 2 घुटने के अंदर होते हैं, एक होता है आगे की तरफ और एक होता है पीछे की तरफ। ये जॉइंट्स को स्टेबल बनाते हैं। तो हमारे को लिगामेंट्स और ये जो चिकनी परत यानी कि कार्टिलेज है, इन दोनों का नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रकार के जोड़ के काम करने के लिए। जब हमारा ये ब्लू परत यानी कि चिकनी परत घिसने लग जाती है तो इसे हम कार्टिलेज डिजनरेशन कहा जाता है और इसी को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की जब शुरुआत होती है तो किसी में थोड़ा सा जल्दी, किसी में थोड़ा सा लेट आता है, क्योंकि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इस कार्टिलेज के डैमेज होने को थोड़ा सा जल्दी बढ़ा देते हैं। जैसे किसी का फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी के फैमिली में ऑस्टियोआर्थराइटिस का हिस्ट्री है तो उनको थोड़ा सा जल्दी होने की संभावना रहती है। किसी का वेट ज़्यादा रहना, अगर किसी का ओवर वेट रहता है, अगर हमारा बॉडी का वेट नॉर्मल वेट के कंपैरिजन में लगभग अगर 1 किलो भी इंक्रीज होता है तो हमारे पर्टिकुलर नी जॉइंट पे 4 to 5 टाइम्स प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। तो जब कभी भी अगर नी जॉइंट पे लोड ज़्यादा रहेगा तो कार्टिलेज के डैमेज होने की संभावना थोड़ा सा ज़्यादा रहेगी। थर्ड चीज़ होती है, अगर किसी को कोई ट्रॉमा हुआ है, कभी किसी को घुटने में कोई चोट लगी है, घुटने से जितनी भी तरह की हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं जो कि नी जॉइंट को स्मूथली रन करने में काम आती है, अगर वहाँ कोई फ्रैक्चर रहा है तो घुटने के डैमेज यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावना थोड़ा सा इंक्रीज हो जाती है। या कभी किसी में अगर कोई अन्य प्रकार का आर्थराइटिस जैसे कि रूमेटॉइड, एनकाइलोजिंग, इस तरह की अगर कोई बीमारियां रहती हैं तो भी हमारी कार्टिलेज के जल्दी डैमेज होने की संभावना रहती है और इनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत जल्दी हो जाती है। जब कभी भी हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत होती है तो ये जिनमें जल्दी स्टार्ट होता है वो इनिशियली पेन के साथ स्टार्ट होता है। थोड़ा जब इसकी स्टेज 1 होती है, यानी कि सिर्फ हमारी जो ये कार्टिलेज होती है, इसकी स्टेज 1 जिसमें कि सिर्फ थोड़े से सिम्टम्स होते हैं, ये कार्टिलेज की सॉफ्टनिंग यानी कि मुलायमपन इसमें आने लग जाता है। जॉइंट के अंदर जो फ्लूइड होता है जिसे कि हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, वो फ्लूइड थोड़ा सा कम होने लग जाता है। तो जब कभी भी जॉइंट के ऊपर लोड बढ़ेगा वो पेन थोड़ा सा तकलीफ देने लग जाएगा और ये स्टेज 1 कहलाती है। अगर हम यहाँ पर इसको नहीं रोकते हैं या हम इसके लिए किसी से कंसल्ट नहीं करते हैं, थोड़ा सा अवेयर नहीं रहते हैं, तो ये स्टेज 2 की तरफ प्रोसीड कर जाता है। और स्टेज 2 में हमारी जो ये कार्टिलेज होती है इसमें छोटे छोटे स्पेसेस बन जाते हैं, यानी कि ये डैमेज होने लग जाता है, जिसे हम वियर एंड टियर भी बोलते हैं। सेकेंड स्टेज जो रहती है उसमें हमारा जो कार्टिलेज होता है वहाँ पर गेप आना स्टार्ट हो जाते हैं और जब वो गेप बनने लगता है तो ये जो कार्टिलेज जो कि स्मूथ लेयर है जिसे हम चिकनी परत कहते हैं, ये एक इर्रेगुलर सरफेस हो जाती है और इर्रेगुलर सरफेस होने की वजह से बोन से बोन का टकराना स्टार्ट हो जाता है।
इस वजह से जो बोन के कॉर्नर्स होते हैं, जहाँ पे बिल्कुल मार्जिन्स होते हैं, वहाँ से बोन की थोड़ी थोड़ी सी आउटग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं बोन स्पर। इस वजह से जो है पेन का ड्यूरेशन थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है और अब हमें हमारे डेली रूटीन एक्टिविटीज़ करने में भी पेन होने लगता है। स्टेज 3 के अंदर ये कार्टिलेज ऑलमोस्ट पूरी तरह से खराब हो चुकी होती है। जो कार्टिलेज के नीचे का बोन होता है वो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका होता है और बोन से बोन कंप्लीटली टकरा रही होती है। इवन स्टेज 3 में हमारा पेन सिटिंग पोजीशन यानी रेस्ट वाली पोजीशन पे भी कंटिन्यू बना रहता है। ये हमारे रूटीन लक्षण होते हैं। अगर हम इसको स्टेज 1 में यानी कि जब सिर्फ वर्कलोड बढ़ने पर ही पेन का इनिशिएशन होता है, तभी अगर हम किसी हमारे कंसल्टेंट से, ऑर्थोपेडिशियन से, फिजिशियन से कंसल्ट करते हैं तो इसको स्टेज 2 में जाने से रोका जा सकता है। तो इसकी डायग्नोसिस जो है वो हिस्ट्री से, क्लिनिकल एग्जामिनेशन से और कभी कभी हमें एक्सरे की आवश्यकता भी पड़ती है, तो डायग्नोसिस बनाया जा सकता है। स्टेज 1 का इसका हम अब ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। जैसे कि स्टेज 1 का जो ट्रीटमेंट रहता है, अगर हम इसमें घुटनों पर कार्टिलेज की सेकेंड स्टेज में जाने से रोकने के लिए सबसे पहली चीज़ जो होती है वो हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होती है। यानी कि जितनी भी हमारी घुटने की जो कार्टिलेज है अभी तक वो कंप्लीटली नॉर्मल की तरफ ही है, उसमें डैमेज नहीं हुआ है, लेकिन वो सिर्फ सॉफ्टनिंग हुई है। ये हमारी स्टेज 1 की तरफ रहता है। इसको स्टेज 2 में जाने से रोकने के लिए हमें इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना रहता है। तो सबसे पहला हर वो एक्टिविटी जिसमें कि कार्टिलेज के ऊपर लोड बनता है उसको हमें थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। स्पेशली कुछ एक्टिविटीज़ जैसे कि हमें ज़मीन पे पालथी मारकर बैठना, इंडियन टॉयलेट वाला पोजीशन, स्क्वेटिंग करना यानी कि उबड़ू बैठना, सीढ़ी चढ़ना, या हमें रनिंग और जंपिंग जो हम करते हैं वो करना, ये हमें मिनिमम कर देना चाहिए, क्योंकि ये सभी एक्टिविटीज़ जो हमारी कार्टिलेज है उसके ऊपर लोड बढ़ाती है और इसको सेकेंड स्टेज की तरफ ले जाती है। सेकेंड चीज़ होती है कि घुटनों की कुछ एक्सरसाइजेज, सिंपल एक्सरसाइजेज होती हैं, 4 to 5 एक्सरसाइजेज होती है, उनको हमें स्टार्ट कर देना चाहिए और इनके लिए हमें हमारे नियर बाय जो भी ऑर्थोपेडिशियंस रहते हैं उनसे कंसल्ट करना जरूर चाहिए। जब हम नी की एक्सरसाइज करते हैं तो नी के ऊपर की जो मसल्स होती है, जैसे ऊपर और घुटने के जो नीचे के मसल्स होती है, ये स्ट्रॉन्ग होती है और ये स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हमारे घुटने का गैप मेंटेन रहने में मदद करती है और इसके अंदर एक्सरसाइज के वजह से घुटने का जो फ्लूइड यानी साइनोवियल फ्लूइड होता है वो भी मेंटेन रहता है। तो हमें, अगर हम स्टेज 1 में हैं तो हमें कंसल्टेशन के बाद कुछ हमारी लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन प्लस कुछ एक्सरसाइजेज शुरू कर देना चाहिए। अगर फिर भी हमारे को रिलीफ नहीं आता है और आफ्टर दैट अगर हम फिर भी सेकेंड स्टेज की तरफ प्रोग्रेस करते हैं तो हमें कभी कभी कुछ दर्द निवारक दवाओं की आवश्यकता पड़ सकती है। कभी कभी हमें कार्टिलेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर ये कम्प्लीटली स्टेज 3 की तरफ प्रोसीड हो जाता है तो पेन हमें रेस्ट रहने पे भी रहता है और उस स्टेज में हमारे पास 2 तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं। पहला, जिसमें कि हम जॉइंट्स की जो सरफेस खराब हो जाती है उसे रिप्लेस करते हैं। इसमें 2 तरह से रिप्लेस किया जाता है। पहला पार्शियल, जिसे हम रीसर्फेसिंग ऑफ द जॉइंट कहा जाता है। दूसरा कंप्लीट, जिसे टोटल नी रिप्लेसमेंट कहा जाता है, जिसे जॉइंट रिप्लेसमेंट कहा जाता है। उसमें हम ये डैमेज कार्टिलेज को रिमूव कर आर्टिफिशियल लेयर लगा दिया जाता है और उस गैप को मेंटेन किया जाता है, जिससे घुटना पेन फ्री हो जाता है और हम हमारी डेली रूटीन लाइफ की तरफ नॉर्मली जा पाते हैं। कई बार स्टेज 3 के पहले भी, चूँकि जैसा मैंने बताया कि कार्टिलेज के डैमेज होने की वजह से जॉइंट्स में दोनों बोन्स के बीच का गैप कम हो जाता है, तो यहाँ पर कई बार तिरछापन भी आ जाता है। उस तिरछेपन को करेक्ट करने पर भी हम कुछ समय के लिए जॉइंट रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं और उसे हम कहते हैं ऑस्टियोटमी, यानी कि हम बोन को थोड़ा सा कट कर उसे स्ट्रेट करते हैं। इसे हम हाई टिबियल ऑस्टियोटमी के नाम से कहते हैं और वो भी एक ऑप्शन होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में। सर्जरी में जाने से पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक ऑप्शन हमारे पास और रहता है, जिसमें हम जॉइंट्स के अंदर हाइलुरोनिक एसिड यानी कि जो साइनोवियल फ्लूइड होता है उसका ही एक कंपोनेंट घुटने के अंदर इंजेक्ट करते हैं और उस इंजेक्शन के थ्रू हम घुटने में थोड़ा सा विस्कोसिटी प्रोवाइड कराते हैं। विस्कोसिटी प्रोवाइड करने से दोनों घुटनों के बीच का जो घर्षण होता है वो कम हो जाता है और हमें कुछ समय के लिए समय मिल जाता है, जिससे हम हमारी डेली रूटीन एक्टिविटीज़ को कम एनाल्जेसिक दवाओं के साथ शुरू कर सकते हैं। अगर इन सब चीज़ों के बावजूद भी अगर हमारी
घुटने में तकलीफ लगातार बनी रहती है तो फिर हमें जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए जाना होता है। कभी भी हमें स्टेज 1 और स्टेज 2 में जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए नहीं जाना होता है। जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेसिफिकली स्टेज 3 के लिए ही इंडिकेटेड रहता है। तो अगर हम इनिशियली स्टेज 1 में अगर हम हमारे किसी भी नियर बाय ऑर्थोपेडिशियन या फिजिशियन से कंसल्ट करते हैं तो हम हमारी स्टेज 2 और स्टेज 3 की तरफ प्रोग्रेशन को काफ़ी धीमा कर सकते हैं और उसको रोक भी सकते हैं। ये हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में काफ़ी छोटा सा ब्रीफ था। नेक्स्ट हम वीडियो में घुटने के अंदर जो लिगामेंट्स रहते हैं, जैसा मैंने बताया, एक आगे का एक पीछे का, 2 साइड्स के, इन लिगामेंट्स की वजह से इनकी आवश्यकता, इनमें अगर कोई इंजरी होती है तो क्या तकलीफ होती है और उनका ट्रीटमेंट क्या रहता है के बारे में हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे।